सिद्धांत देखें, ठीक है, मीटर सेतु। सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए इसके बारे में। पहली चीज़ तो इसका मीटर सेतु नाम क्यों है, ठीक है। तो जैसे आपका व्हीटस्टोन सेतु था, उसी तरह से अगर आप मीटर की बात करते हैं तो ये जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है, जो कुछ भी आपका अरेंजमेंट है उसमें जो तार होता है, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। अब अरेंजमेंट क्या है इसको देख लीजिए। तो कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, पहले ऐसे ही समझ लीजिए, फिर चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं। ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है, एक ये एल शेप, ठीक है, ये एक एल शेप की आपकी क्या होती है, यहाँ पे एक पत्ती होती है, एक एल शेप की पत्ती यहाँ होती है, समझ रहे हैं हमारी बात। एक एल शेप की पत्ती ये आपको दिख रही है, एक एल शेप की पत्ती यहाँ होती है, और बीच में एक सिंपल सीधी सी पत्ती होती है। यानी एक ये है, इसके साथ साथ आप एक ये मान लीजिए इतनी छोटी सी दूरी पर, और इतनी ही गैप लगभग, ये कोई बराबर गैप वो नहीं है कि नहीं उतना ही होना चाहिए, लगभग आप इतनी ही दूरी पर एक ऐसे और एल पट्टी लगा देंगे, ठीक है। अब ये 2 पट्टियाँ आपकी लग गई एल शेप में, एक कैसी लग गई, सीधी लग गई। अब इनके जो निचले सिरे होंगे इनसे 1 मीटर लंबा तार जोड़ दीजिए, ठीक है, 1 मीटर लंबा तार जोड़ दीजिए, इनके बीच एक प्रतिरोध लगा दीजिए। भाई ये जो गैप है क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। इनके बीच भी तो गैप होगा, उनके बीच आप एक ऐसा प्रतिरोध लगा दीजिए, कोई तार बांध दीजिए जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। इसके बीच ऐसा लगाएंगे जिसका हमको पता है, उसके बीच ऐसा लगा दीजिए जिसका हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर वही हमको लगाना है व्हीटस्टोन सेतु, और व्हीटस्टोन सेतु लगाकर हमको क्या करना है, मान निकालना है। इसका काम क्या होता है मीटर सेतु का, मीटर सेतु का काम होता है, जैसे कोई तार है एक, मान लीजिए आपको एक सिंपल सा तार दे दिया गया, अब कहा गया कि भैया इस तार का प्रतिरोध निकालिए आप, यानी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के काम आता है कौन, मीटर सेतु, ठीक है। अज्ञात तार, जैसे हमें कोई तार का प्रतिरोध पता नहीं है और उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो कौन काम आएगा, मीटर सेतु काम आएगा। होता क्या है, अब यहाँ चित्र देख लीजिए अरेंजमेंट इसका, एक ये एल शेप, ठीक है, एक ये, एक इसके बीच में पट्टी, और एक ये यहाँ पे पट्टी बड़ी हो गई है, ठीक है। ये इस तरह का मान लीजिए एक, ठीक है, 3 पट्टियाँ लगी हुई हैं आपको। अब हम करते क्या हैं, इसमें यहाँ से यहाँ इनके बीच में एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का आप तार बांध देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दें, हाँ, देखिए लगभग ये इस तरह का एक अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का, कितना, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट, एक धातु होती है, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का 1 मीटर लंबा तार बांध दिया जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक तो ये हो गया। अब इनके बीच हमको क्या करनी है, 2 चीज़ें लगानी है। एक जगह हमको क्या करना है, ज्ञात प्रतिरोध लगाना है। ज्ञात प्रतिरोध का मतलब है जिसका मान हमको पता हो, और एक जगह आपको ऐसा लगाना है जिसका मान हमको ज्ञात करना हो, यानी अज्ञात हो। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इनके बीच में एक चौकी कुंजी लगानी है। चौकी कुंजी का मतलब है जिस पर हमको विक्षेप चेक करना है। ठीक है, विक्षेप चेक करने से मतलब है कि कहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं धारा प्रवाहित हो रही होगी, और कोई हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, उसको हम अविक्षेप की स्थिति कह देंगे। वो आपकी क्या है, अविक्षेप की स्थिति होगी। तो यहाँ से बस वही स्थिति हमको निकालनी है, बस और कुछ नहीं। उस स्थिति को निकाल लेंगे, फिर P/Q बराबर R/S जो व्हीटस्टोन सेट की कंडीशन होती है उसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, एक ये हमने लगाया, एक ये लगाया।
इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया। ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमको निकालना है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, S मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनके बीच में क्या लगा है, इनके बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। अब देखो जरा प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है। इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, देखिए एक डिब्बा होता है इतना छोटा सा, ठीक है, लकड़ी का एक डिब्बा लगा होता है इतना छोटा सा, उसके बीच में चाबियां लगी होती है छोटी सी, बहुत सारी चाबियां। कैसी, उस तरह की जैसे आपने देखा होगा छोटे पे खिलौने वाली कार वार आती है, कूक भरने वाली, मार भर दी है और आगे भागती जा रही है। वो चाबी का एक शेप होता है तितली जैसा, ऐसे और ऐसे, यही तो, यानी ये शेप होता है उसका, इस तरह का, यही तो होता है इस तरह के। यानी इसमें देखिए जो 6 लगे हैं, 6 हैं, 12 हैं, 9 हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही कहें। तो इनमें क्या होता है, इसी तरह की चाबियां लगी होती हैं सब पर। ठीक है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये मान लो 6 हैं। अब इस जगह पर क्या होगा, आपका एक इस तरह की चाबी लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक इसी तरह की चाबी लगी होगी, यहाँ पर भी, हर जगह यही चाबियाँ लगी होती हैं जिन पर कुछ मान लिखे होते हैं। मान लो 10 ओम लिखा है, 8 ओम लिखा है, 15 ओम लिखा है। समझ रहे हमारी बात, इसका मतलब है इनके मान हैं ये। तो हम क्या करते हैं, जितना प्रतिरोध हमको लगाना होता है वो वाली चाबी निकाल लेते हैं, वो वाली कुंजी हम खींच लेंगे तो सारी कुंजियाँ क्या हैं, बंद हैं, ये वाली कुंजी खुल जाएगी, मतलब वहाँ पर इतना प्रतिरोध लग जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं। ये हालांकि कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको समझानी हो, हम बस बताया दे रहे हैं नॉलेज के लिए कि क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें प्रतिरोध लगे होते हैं। सीधी बात है, प्रतिरोध किस फॉर्म में लगे होते हैं, तार अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर अरेंजमेंट होगा बक्से के अंदर, लेकिन ऊपर हमको क्या दिखाई पड़ती हैं, केवल चाबियाँ दिखाई पड़ती हैं। जिस नंबर की चाबी खींच लेंगे उतना प्रतिरोध वहाँ पर कार्य करने लगेगा, मतलब उतना प्रतिरोध यहाँ पर लग जाएगा। मान लो 10 ओम के ऊपर वाली चाबी खींच ली हमने, तो इसका मतलब है इनके बीच कितने ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर अप्लाई हो गया। ये हमने एक कोई तार लगा दिया, इस तार का प्रतिरोध हमको पता नहीं है, पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें मेन काम जो है वो ये है, ये उसी रंग का है, कुछ अलग नहीं है, ये एक ही तार है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये चला, इसको कुछ इस तरह से मान लो, ये इस वाले को हम क्या कह देते हैं, जे कह देते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, पहले फिर से ज़रा सिद्धांत समझ लीजिए और इसका तरीका समझ लीजिए क्या करना है। आपने वही 2 एल शेप की, ठीक है, पत्तियाँ लगाई, एक बीच में सीधी पट्टी लगाई जो आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर एल शेप की जो पट्टियां हैं उनको एक हमने सीधे तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लंबे तार से बांध दिया। इन 2 पट्टियों के बीच, जो आपकी इधर वाली 2 पट्टियां हैं उनके बीच हमने एक अज्ञात तार लगा दिया है जिसका प्रतिरोध हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इन वाली पट्टियों के बीच हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है। प्रतिरोध बॉक्स लगा दो आप, या कोई ऐसा तार लगा दो जिसका प्रतिरोध आपको पता हो, चाहे आप प्रतिरोध बॉक्स लगाओ और चाहे कोई ऐसा तार लगाओ जिसका प्रतिरोध आपको पता हो। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स में ये होता है आप घटा बढ़ा भी सकते हो, तो चला पहले कम से सॉल्व कर लिया, फिर बाद में ज़्यादा से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना अरेंजमेंट हो गया। अब इस तार में और यहाँ से एक जॉकी कुंजी के थ्रू गैल्वेनोमीटर इस तरह का एक यंत्र लगा दिया जाता है, ऐसे ऊपर है, ऊपर से एक पिन जैसी बांध दी जाती है। आपने कहीं कहीं देखी होगी, कभी टीवी भी सही करते हैं उनमें देखा होगा, एक लाल और काली एक इतनी लंबी लंबी पिन होती है, वो लगा लगा के चेक करते हैं सब जगह, और वो मीटर में देखते रहते हैं ऐसे ऐसे कि सीधे जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। समझ रहे हैं आप, मान लो वही, मतलब वो है नहीं लेकिन आप मान लो, होता उसी तरह का यंत्र होता है, वो भी वही बताता है कि भैया उससे यही चेक करते हैं कि कहाँ तक धारा जा रही है। जहाँ 0 बताया इसका मतलब इसके पहले सर्किट सही है, यहाँ पर सर्किट खराब है, ये चेक कर लेते हैं हम। तो वही अरेंजमेंट है कि उसमें क्या करते हैं, पूरा एक, ठीक है, इस तरह से धागा जैसा, वही धागा क्या मतलब तार लगा होता है, उसके बीच में आगे पेन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको, ठीक है, जॉकी कुंजी कहते हैं।
अब हम क्या करते हैं, ज्वाकी कुंजी को इस तार पर टच कराते रहते हैं। ठीक है, ज्वाकी कुंजी को हम क्या करते हैं, इस तार पर छुआते रहते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इस ज्वाकी कुंजी को टच कराया, यहाँ पर पहले टच कराया। ठीक है, ये आपकी ज्वाकी कुंजी थी, हमने यहाँ पर टच कराया, ये स्थिति मान लो कहे कि ये J1। जब हमने यहाँ पर टच कराया तो हमने देखा कि विक्षेप भैया इधर को है, समझ रहे हैं। ये आपका अमीटर या गैल्वेनोमीटर है, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमने क्या किया, यहाँ पर कहीं टच कराया तो हमने देखा कि भैया सुई कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब है विक्षेप की स्थिति इसके इधर होगी कहीं। अरे भैया जब ऐसे है तो इसका मतलब है विक्षेप कहीं उधर ही तो होगा। तो हमने क्या किया, फिर कहीं दूसरी जगह छुआया, क्योंकि अब एक ही बार में ये बिंदु तो मिल नहीं जाएगा हमको, कि मिल जाएगा, इतना अंदाज़ा तो सटीक नहीं है कि जहाँ लगाया जाके वहीं पर 0 मिले। तो हम मान लीजिए कहीं पर हमने लगाया बिंदु, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लगाया, ये बिंदु कौन है, J2। जो ये लगाया ये बिंदु आपका क्या है, J2 है। तो यहाँ पे छुआ रहे हैं इनको, तो यहाँ पे देख लीजिए ज़रा। तो इसमें क्या था, इस तरह का यानी एक अरेंजमेंट है। हमने क्या किया, कहीं भी ध्यान से समझ लीजिए ताकि याद ना करना पड़े आपको अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। मतलब उसका अगला हिस्सा तो बहुत आसान है, लेकिन ये क्या होता है इसमें वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो हमने इतना तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा इसका स्ट्रक्चर कि क्या है। एल शेप की 2 पत्तियाँ हैं, एक बीच में सीधी पत्ती है। एल शेप वाली पत्तियों के बीच में हमने क्या लगाया, 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का तार लगा दिया है। ठीक है, ऊपर एक जगह अज्ञात प्रतिरोध लगाया है जिसको हमको ज्ञात करना है, एक जगह हमने ज्ञात प्रतिरोध लगाया है या फिर प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया है जिससे हमको ज्ञात प्रतिरोध मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, अविक्षेप की स्थिति याद करनी है। बस क्या करना है, अविक्षेप की स्थिति याद करनी है। अविक्षेप की स्थिति का मतलब है कि जहाँ पर इसमें कोई विक्षेप ना हो रहा हो। तो हम करेंगे क्या, उसी अरेंजमेंट से एक ज्वाकी कुंजी निकालेंगे। ज्वाकी कुंजी का मतलब होता है एक तार युक्त चाबी पेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी ये टिप जो होती है, इसको छुआते चलते हैं उस तार पर। तो हमने क्या किया, मान लीजिए पहले यहाँ टच कराया। ठीक है, अब यहाँ पर जब टच कराया हमको पता नहीं था कहाँ क्या कराना है, हमने ऐसे ही कहीं छुआ दिया। जब ऐसे ही सीधे टच करा दिया तो देखा कि विक्षेप इधर है, समझ रहे हैं। तो अब इतना तो समझ में आता है, अगर इस बिंदु पर विक्षेप इधर है तो हमको इसके इधर नहीं इधर छुआना पड़ेगा। इतना तो समझ जाओगे कि ये भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब अगर विक्षेप थोड़ा इधर मिल रहा है तो इसका मतलब अगर और इधर छुआओगे तो और विक्षेप जाएगा। तो अगर इधर को विक्षेप मिला है तो इसका मतलब है अब एक आपको एक तरफ की लिमिट मिल गई, जब इसके आगे नहीं जाना है। अब इधर आएंगे, कहीं टच कराया तो देखा कि भैया विक्षेप इधर आ गया। एक बार विक्षेप इधर था, एक बार विक्षेप इधर था, यानी हमने एक बार टच कराया तो इधर को सुई ने बताया ये कि यहाँ पर है। अगली बार हमने टच कराया कहीं तो अब इसका मतलब पता चला कि ये यहाँ कहीं पर आ गया। अब इसका मतलब हमको एक एरिया मिल गया, छोटा सा मिल गया। अब हमको पूरे भर में तार नहीं घुमाना है, क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ तक छुआते चले जाना है। मतलब जो इतने बड़े में तो ठीक है वो कराना था। यहाँ पर तो चित्र में देख के लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा बचा है, लेकिन उसमें 1 मीटर होता है, काफ़ी बचता है। आप यहाँ छुआओगे फिर यहाँ छुआओगे, अब ये थोड़ी है कि यहाँ छुआया फिर यहाँ छुआया जाके। जब थोड़ा ही विक्षेप हुआ होगा तो थोड़े पास में ही छुआते हैं, इधर छुआया इधर छुआया। तो अब एक फिक्स क्राइटेरिया हमको मिल जाता है कि भैया इसके बीच में हम छुआएँ कहीं तो कोई ना कोई बिंदु 0 वाला मिलेगा। अब इसके और इसके बीच में हम धीरे धीरे छुआते चले जाते हैं। जहाँ पर विक्षेप की स्थिति 0 मिल जाती है या अविक्षेप की स्थिति मिल जाती है उसको हम कौन सा बिंदु मान लेते हैं, J मान लेते हैं। अब हमने J मान लिया, इसका मतलब अविक्षेप है, मतलब इसमें धारा बह रही कि नहीं, अविक्षेप की स्थिति है, इसका मतलब है 0 है, तो इसका मतलब है इसमें धारा नहीं बह रही, यही तो होगा, इसमें धारा नहीं बह रही। अब इसकी तुलना हम व्हीटस्टोन से कर देते हैं। एक इधर का प्रतिरोध आएगा, कुछ आएगा, एक इधर का प्रतिरोध कुछ आएगा, एक इधर का है और एक इधर का है। बात हमारी समझ पाए, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में मिला, और एक ये विकर्ण के फॉर्म में। विकर्ण में 0 है तो इसका मतलब है व्हीटस्टोन से कैसा, संतुलित। तो सीधी बात है ये अपान ये
बराबर ये अपान ये, इनके हम मान निकालते हैं। मतलब इसका और इसका तो ये तो नहीं पता है, ये हमको पता है, इसका और इसका हमको मान निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? वो विभव प्रवणता के सहायता से हम निकालते हैं। पहले विभव प्रवणता निकाल लेंगे के, फिर उसको क्या कर देंगे, लंबाई से गुणा कर देंगे। तो चला इसकी विभव प्रवणता हमने निकाली 0.5 आ गई। अब मान लो ये ठीक है 20 मीटर पर मिला हमको, तो k × 20 यानी आप क्या हो गया, लगभग 10, ठीक तो यानी इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 10 आ गया। इधर भी कुछ ऐसा ही, मान लिया यहाँ से आपका 15 पर 20 पर या 100 - 80 सॉरी 100 - 20 ही तो आएगा। भैया जब ये 20 है तो ये कितनी आएगी, 100 - 80 है, सॉरी 100 - 20 आएगी, मतलब 80 आएगी। ये आपकी 80 आ गई × 5, 8 × 5 = 40 यानी 4। ये कितना आ गया आपका 4 या 40 चौकी है 40 आ गया। अब क्या हो गया, इसका मान R था, इसका मान P मान लें, इसका मान Q मान लें। अब क्या करिए भाई, P/Q बराबर R/, बस वही नियम लगा दीजिए। ये पता है, ये पता है, ये पता है, खाली यही तो एक नहीं पता है। हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आपको चित्र बनाना है, दिख रहा है कुछ, दिख तो रहा नहीं होगा चित्र, मिटा रहे हैं इसको। चलिए इसको बना लीजिए चित्र को। बिंदु को हमने क्या मान रखा है, बी मान रखा है। ठीक है, जो आपकी कुंजी तो जे है, लेकिन ये सिरा जो है इसका ये क्या है, बनाने के लिए हम बी मान लेंगे। ठीक है, ये आपका सी और ये यहाँ पे डी। इसका मान पी, ये क्यू, ये आर और ये एफ। थोड़ा सा और एक अरेंजमेंट कर ली, ये तो है ही है, इसके साथ साथ एडिशनल जहाँ से हम धारा वारा सप्लाई करेंगे उसको भी बना लीजिए इसी में। ठीक है, इसमें धारा जो हम सप्लाई करेंगे वो इधर से सप्लाई करेंगे।
ये वो जो उधर बना है वो धारा नियंत्रक है, इसको हम रिहास्टेट या धारा नियंत्रक कह सकते हैं। और ये तो जानते ही हो, और ये भी जानते हो, ठीक है। रिहास्टेट देखिए क्या होता है, रिहास्टेट जो लगा हुआ है इसका काम होता है प्रतिरोध को मैनेज करना या धारा को कंट्रोल करना। बस इसमें ये जो लगा हुआ है इसको यहाँ पर लगा देंगे तो इसका मतलब है इतना प्रतिरोध सर्किट में रहेगा, इतना बाहर रहेगा, बेकार। यहाँ पर लगाया है मतलब इतना प्रतिरोध काम कर रहा है, इतना नहीं काम कर रहा है। थोड़ा और बढ़ा देंगे, इतना प्रतिरोध कर दिया तो इतना काम करने लगा, इतना नहीं कर रहा। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, धारा को कंट्रोल करते हैं। घुमा प्रतिरोध पर रहे हैं लेकिन नाम इसका क्या है, धारा नियंत्रक। क्यों? क्योंकि जब प्रतिरोध घटाएंगे बढ़ाएंगे तभी तो धारा नियंत्रित होगी। ये तो होता क्या है, एक जैसे चरखी होती है, एक इस तरह का कितना बड़ा होता है, उस पर मार कॉपर के तार लिपटे हुए होते हैं। हम बता दें कि अगर लैब में आमना सामना हो जाए तो जान तो जाएं कि ये धारा नियंत्रक है। ये कितना बड़ा, जैसे मान लीजिए जैसे वो होती है धागे वाली रील, मोटी कर लीजिए, मोटी का मतलब है इतनी मोटी, कम से कम इतनी मोटी इतनी लंबी रील समझ लीजिए। उसके ऊपर जैसे धागा लिपटा होता है उस तरह के यहाँ पर कॉपर के बहुत महीन महीन तार लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है, यहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है, 3 पैर, यहाँ पे 3 पैर लगे होते हैं या 2 पैर मान लो आप, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी 2 पैर, जिस पर ये रखा होता है, ठीक है। ये पुराने, इसमें एक ऊपर प्लास्टिक की नॉब सी लगी होती है, उसको हम खिसका सकते हैं इधर से। जैसे हमने यहाँ तक खिसका दिया तो इसका मतलब है अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सर्किट में शामिल हो गया, इतना बेकार हो गया। थोड़ा धारा का मान कम करना है और बढ़ा दो, सोच रहे होंगे बढ़ा दें, प्रतिरोध बढ़ाओगे तभी तो धारा कंट्रोल होगी। तो हमने क्या किया, मान कम करना था तो धारा के प्रतिरोध के मान को बढ़ा दिया। अब इतना प्रतिरोध सर्किट में हो गया, इतना कम बचा, ये बेकार है। ये यहाँ पर जो रखोगे, जो ये नॉब रखोगे, इसके अंदर वाली नॉब जितनी जगह पर रखेंगे वो प्रतिरोध आपका आएगा काम, बाहर वाला प्रतिरोध बेकार। तो इसमें इतना प्रतिरोध काम का है अंदर का, बाहर वाला प्रतिरोध काम का नहीं है, वो बेकार है, ठीक है। वो घटाने बढ़ाने के लिए होता है। अब ये हो गया, अब समझ गया क्या क्या करना है। अब हम देखें, आपने सुना होगा शायद प्रतिरोध का मान R बराबर ρL/A, फार्मूला सुना था। R बराबर फार्मूला क्या होता है, ρL/A। अब हमको क्या पता चल होना चाहिए, रो यानी इसका जो तार है इसका हमको रो पता होना चाहिए। रो तो पता होगा क्योंकि क्या है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध तारों का फिक्स होता है। तो तार होते हैं, तारों में विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो फिक्स होता है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, फिक्स होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप जब भी कोई तार खरीदोगे तो उसके पीछे लिखा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, वो फिक्स होता है तार का, इसीलिए वो लिख दिया जाता है कि ये इतना है। तार आप केबल देखोगे उस पर भी लिखा होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका इतना है, तो आप कह सकते हैं वो मान आपको वहीं से मिल जाएगा आराम से, मतलब उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है तामझाम, वो आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, यानी ये आपको मिल गया। इसको आप क्या कर लेंगे, जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज देखा होगा, इस तरह का एक होता है, बीच में कसा जाता है, उससे ज्ञात करके इसका त्रिज्या या डायमीटर यानी व्यास निकाल लेंगे और πr² निकाल कर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वो भी आप मान के चलिए यहीं पर लिखा ही मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि वो भी पूरे तार का फिक्स होगा, ठीक है। एक स्क्रू गेज आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है ऐसे, ठीक है, देखा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज नापने के लिए होता है, अरे उनके पास मिल जाएगा, लाइट वालों के पास मिल जाता है, या आपने देखा होगा कहीं बढ़ई होते हैं उनके पास मिलेगा। इस मतलब ये होता है कि उसके बीच में इस तरह का अरेंजमेंट है, उसके बीच में हमको क्या लगाना है, इसके बीच में हमको क्या लगाना होता है, तार, इसको कसते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कसता चला जाता है, जितने पर आके रुकेंगे ये अजीब सी एक अलग स्थिति होती है, इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब स्क्रू गेज को पढ़ा भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से कि आप सोचो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम इसके नाप लेंगे, नाप नहीं पाओगे आप आराम से। बीच में तार लगाना है, फिर क्या कसना है, कसने के बाद फिर ये देखा जाता है कि किस नंबर पे गया है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से वो एक सिक्योरिटी वाला लॉक नहीं आता है,
जिसमें नंबर डालने होता है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ऐसे उसी तरह का अरेंजमेंट ये होता है। तो वो सब छोड़िए बहरहाल। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि ये आपको दिया होगा कि ये भी आपको पता होगा, खाली लंबाई ढूंढनी थी, लंबाई हमको पता चल गई। ये लंबाई कितनी, L अगर मान लें तो ये लंबाई कितनी होगी, अरे 100 माइनस L होगी भैया। जब 100 सेंटीमीटर थी टोटल, तो ये अगर L है तो ये कितनी होगी, 100 माइनस L होगी। तो आपको लंबाइयाँ भी पता हैं, ये और ये तो पता ही थे। तो यहाँ से R और P और Q के मान निकल आएंगे। R आपको पता है, S का मान निकालना है, निकाल लेंगे। तो लिखिए जरा, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस उपकरण में कॉन्स्टेंटन या मैग्निन ये धातु है। अब कॉन्स्टेंटन या मैग्निन है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो आपको पता ही होगा कि भाई ये धातु हमने यूज करी। कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। अब हेडिंग लिखिए, प्रयोग विधि, कैसे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लिखिए, मीटर सेतु से हेडिंग की विधि या प्रयोग विधि कुछ भी लिख लो कि मीटर सेतु से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। जैसा चित्र बना हुआ है जो आपने बनाया है, चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स से
कोई प्रतिरोध बॉक्स के कोई प्रतिरोध R लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध R लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और सर्पी कुंजी को A से C की ओर ले जाते हुए स्पर्श कराते हैं, तो A व C के बीच में एक ऐसा बिंदु P प्राप्त होता है जहां धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इस समय मीटर सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन जाता है। यदि प्रतिरोधक तार AB का प्रतिरोध P तथा BC का प्रतिरोध Q मान लिया जाए, तो P/Q बराबर R/S से, P/Q बराबर R/S से, मतलब वही व्हीटस्टोन से लगाना है। अब जरा देखिए, इसको है आसान बहुत। अब हम ये कह रहे हैं, आपने पूरा अरेंजमेंट देख लिया है, 2 बार आपको समझा चुके हैं। पूरा अरेंजमेंट आपने ये तैयार कर लिया। अभी ये अगर बिंदु ये है तो ये भी A ही तो होगा कि नहीं होगा? ये वाला बिंदु ये, इसीलिए आपने लिखा है A और C के बीच में एक तार बांध दिया जाता है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो एक बिंदु क्या मिला हमको, B मिला, जहाँ पर क्या है, अविक्षेप है, मतलब धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। तो मान, ठीक है, ये हमने मान लिया P और ये हमने मान लिया Q, ठीक है। तो अब अगर हम माने, यानी P का प्रतिरोध, यानी आप मान सकते हैं A B का प्रतिरोध P बराबर क्या आएगा, हमको क्या पता है, रो और L, यानी आप कह सकते हैं P बराबर क्या आएगा, रो L/A, यही तो फार्मूला होता है। तो हमने क्या मान लिया इसका, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वो क्या मान लिया, रो, और तार का क्षेत्रफल कितना मान लिया गया, A, और लंबाई कितनी, L। भाई L लंबाई पर ही तो अविक्षेप मिला है। तो BC का प्रतिरोध कितना होगा बताइए,
क्यू बराबर रो एल की जगह कितना 100 माइनस एल अपान ए, तो ए ही रहेगा। यानी एक मान पता चल गया, दूसरा मान पता चल गया, तीसरा आपको पता है। ठीक है, तीसरा मान आपको पता है, कौन सा आर पता है कि नहीं पता है? ये तो हमने निकाला है प्रतिरोध बॉक्स से, तो ये तो हमें पता होगा 10 वाली कुंजी निकाली है कि 15 वाली कि 50 वाली। तो हमको आर का मान पता है, केवल किसका मान नहीं पता है? एस का मान नहीं पता है। तो लिखिए इसको उसकी आगे प्रतिरोध, यही ए बी का प्रतिरोध P बराबर रो एल अपान ए, ए बी का प्रतिरोध P बराबर रो एल अपान ए, समीकरण 1 मान लीजिए। तो बी सी का प्रतिरोध Q बराबर रो 100 माइनस एल अपान ए। ठीक है, तथा इतना लिख लिया। उसके आगे तथा आर क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है। आर ज्ञात प्रतिरोध है, जबकि आर ज्ञात प्रतिरोध है, जबकि एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका मान ज्ञात करना है। जबकि एस अज्ञात प्रतिरोध है, जिसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप कंडीशन लगा दो व्हीटस्टोन से क्या होता है? P अपान क्यू बराबर R अपान एस। P का मान कितना बोलिए? रो एल अपान ए। Q का मान 100 माइनस एल अपान ए, से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल। ठीक है, पता है तब भी अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा वो। ठीक है, मतलब कुछ भी करने जा रहे हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा वो। बराबर आर का मान आपको पता ही था, एस बराबर क्या है? अज्ञात है, ये आपको ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? आर बस समझ लीजिएगा, आर तो आपको पता है कितना निकालना है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप, एस बराबर कितना आएगा? 100 माइनस एल इंटू आर बटे एल, यही आएगा। अब आपको एल पता चल जाएगा यार, एल तो पता ही चलेगा ना कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कहाँ अब शेप मिला है। एल पता है और आर पता है, एस का मान निकल आएगा। और कोई मान लगा ही नहीं, खाली काहे का लगा? एल का लगा लंबाई, और आर जो आपने प्रतिरोध बॉक्स से निकाला था उसका मान लगा। तो एस का फार्मूला निकल आया 100 माइनस एल अपान एल इंटू एस। ठीक है, कर लिए। देखिए इस सूत्र में R तथा L के मान रखकर, इस सूत्र में R तथा L के मान रखकर S का मान निकाल सकते हैं। S का मान निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग विभव मापी। अगली हेडिंग है विभव मापी। लिखिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, फिर अगले दिन कराएंगे। विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है, विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी सेल के, जिसकी सहायता से किसी सेल के वैद्युत वाहक बल को, जिसकी सहायता से किसी सेल के वैद्युत वाहक बल को ज्ञात किया जा सकता है। जिसकी सहायता से सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है।